गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पुनः एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक है कक्षा 12 के पहले पाठ कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र का कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप तथा इसका महत्व, कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत। आज इन दो टॉपिकों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे ही होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। आपको जो भी होमवर्क मिलता है उसे आप ज़रूर लिखकर अपने कॉपी पे नाम और रोल नंबर लिखेंगे और उसके साथ तब आप ग्रुप में उसको सबमिट करेंगे। इसको आप बहुत गंभीरता से लें, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब जितने भी होमवर्क दिए जाएंगे आप उसे गंभीरता से करेंगे और सबमिट करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बच्चों, यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसे समझा जाए कि कैसे हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो थोड़ा बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो पहले टॉपिक के बारे में यदि मैं बात करूं, पहला टॉपिक, तो किसी वेक्टर को आप किस तरह से लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सदिश क्वांटिटी आप जानते हैं कि वे क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज अथवा सदिश राशि कहते हैं। तो ये जो वैद्युत बल है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक सदिश राशि है। तो इसको हम सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कोई वेक्टर, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को नियमानुसार हम लिखेंगे। परिभाषा कहता है कि किसी वेक्टर में परिमाण और दिशा दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए उसके परिमाण को व्यक्त करता है और ए कैप उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो किसी वेक्टर में दो चीज होनी चाहिए। तो ये परिमाण व्यक्त कर रहा है और ये दिशा। तो इसी तरह से यदि हम कूलाम के नियम को लिखें तो उसमें भी परिमाण और दिशा को लेके लिखना होगा। वैसे सामान्यतः निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यदि लिखें F इक्वल टू, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें भी परिमाण और दिशा इस तरह से लेके लिखना होगा। तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये उसके परिमाण को, वैद्युत बल के परिमाण को शो करता है, और ये जो क्वांटिटी है यूनिट वेक्टर आर कैप, यह उसके बल की दिशा को व्यक्त करता है कि बल किस दिशा में लगा है। तो इसी के आधार पर हम दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाले बलों को लिखेंगे। इसको और विस्तार में आइए समझते हैं। आप इसको नोट करते चलेंगे। तो और विस्तार में से देखिए कैसे लिखें। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास
दो पॉइंट चार्ज हैं जो वैक्यूम में एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं। दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच एक डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी है। यदि हम यह मान लें कि इन पॉइंट चार्ज के पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1 और R2 हों, ये मान लेते इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्सिस है XYZ, लिख सकते हैं XYZ। तो हमने क्या माना है बच्चों कि दो पॉइंट चार्ज Q1 व Q2 निर्वात में स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं और दोनों सेम चार्ज के हैं, दोनों सजाती हैं, दोनों सजाती हैं। सजाती मतलब एक ही चिन्ह के, एक ही साइन के, दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। दोनों विजाती भी मान सकते हैं, हालांकि हम थियरी पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सजाती ही माना जाए, आप उसको विपरीत चिन्ह के भी मान सकते हैं। तो दोनों सजाती हैं। हम आगे मान लेते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तो इसको फिगर में ड्रा कर देते हैं। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह के हैं, तो उसको वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस दिशा में एक फोर्स लगेगी, इसको हम लिख देते हैं F21। इसी तरह से Q2 के कारण Q1 पर भी फोर्स लगेगा, उसको भी वह रिपल्स करेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो मान लेते हैं वहां पर लगने वाला फोर्स F12 जैसा कि हमने लिखा है। अब इन दोनों बलों को हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर इस चीज को आप समझ लेंगे, इसी तरह से शुरुआत करेंगे। तो आगे हमने माना है कि Q1 और Q2 के मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। तो आप कक्षा 11 में अगर सदिश वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको त्रिभुज का नियम मालूम होगा बच्चों। तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगी, उसकी वैल्यू अगर हम यह मान लें, यहां से देखा जाए पोजीशन वेक्टर R21 को हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से, R2 माइनस R1। यहाँ पर हम यह और इस डायरेक्शन में भी उस चीज को लिखा जा सकता है। अगर हम इस डायरेक्शन में लें F12 के या फिर F21 की डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिखा R21। तो R21 को रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए, अभी इसको 1 मिनट के लिए मान ले कि ये नहीं है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 में R21 को ऐड करने पर हमें उसका रिजल्टेंट R2 मिल रहा है। त्रिभुज का नियम फिर से चित्र से R1 प्लस R21 को ऐड करें तो इनका रिजल्ट हमें R2
मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, जो कि मैं अभी पहले बता रहा था। इसी प्रकार R12 को भी हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2। क्लियर? अच्छा, अब आइए बलों को लिख लेते हैं, जो कि बताए थे। तो किसी बल को जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो उसमें परिमाण और दिशा होनी चाहिए। तब F21, अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि F21 क्या है। F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स है। तो पहले परिमाण लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग, उनके बीच की दूरी, इसको हम R भी लिख सकते हैं। और ये तो परिमाण व्यक्त कर दिया, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे R21 कैप। और F12 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये परिमाण हो गया, और इंटू R12 कैप। तो R21, ये जो कैप R21 है और कैप R12 है, ये उन बलों के दिशाओं को व्यक्त कर रहा है, और वे एकांक वेक्टर हैं। एकांक वेक्टर के बारे में आप जानते होंगे। एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होता है, और वे केवल एक निश्चित दिशा में डायरेक्टेड होते हैं, एक निश्चित दिशा में लगे होते हैं। उनसे हमें केवल दिशा का बोध होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एकदम क्लियर है कि हमने दोनों बलों को परिमाण और दिशा के रूप में व्यक्त कर दिया। आगे अगर इसको और विस्तार में लिखना हो तो हम जानते हैं यहाँ से R21 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि R21 जो कैप है, क्योंकि किसी वेक्टर को हमने बताया था कि किसी वेक्टर A को उसके मॉड और उसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से एकांक वेक्टर A कैप को क्या लिखेंगे आप, तो वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मॉड। तो इसी तरह से R21 को क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर बटे R21 का मॉड। क्लियर? और R12 को क्या लिखेंगे इसी तरह से, R12 वेक्टर R12 अपान वेक्टर R12 का मॉड। अगर इन दोनों वैल्यू को समीकरण 1 और 2 में पुट किया जाए तो 1 और 2 से लिख सकते हैं, 1, 2 से उन बलों को बच्चों फिर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, इसकी जगह पर R21 की जगह पर जब आप ये लिखेंगे तो नीचे की एक वैल्यू उसके घात को क्या करेगी, बढ़ाएगी। ये हो जाएगा R21 वेक्टर का क्यूब इंटू R21 वेक्टर R21। तो इस तरह से भी हम उसके वेक्टर रूप को लिख सकते हैं। ये भी तरीका सही है। आप ऐसे एग्जाम में लिखें तो भी ठीक है, और ऐसे लिखें तो भी ठीक है। और 1 2 को इसी तरह से क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 मॉड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि बस थोड़ी सी गणितीय वेक्टर की गणित को लगा के हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। अगर आप एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं जैसे वेक्टर इक्वेशन नंबर 1 या 2 के रूप में, तो भी वह सही माना जाएगा, या फिर आप 3 या 4 के रूप में लिखेंगे तो भी वो सही माना जाएगा। इसको और विस्तार से करना है तो और विस्तार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर
R21 वेक्टर R21 की जगह यहाँ पर देखिए हमने लिखा था वेक्टर R21 की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से वेक्टर R12 की जगह यहाँ पर वेक्टर का निशान रहेगा, वेक्टर R21 की जगह वेक्टर R1 माइनस R2 को भी लिख सकते हैं। बात समझने की है, वहाँ पर उसके मान को बस केवल रखना है। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम को सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको आप उतार लेंगे। आइए बच्चों, अब आगे इसके महत्व के बारे में जानते हैं। अगर 1 और 2 से देखा जाए तो आपको क्लियर होगा। R12 या R21 जो कैप R21 यूनिट वेक्टर R21 है वो F21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और R12 कैप जो कैप R12 यूनिट वेक्टर है वह वेक्टर F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। तो वेक्टर का नियम कहता है कि यदि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश वेक्टर हों तो उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे दो वेक्टर A और वेक्टर B हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इनका क्या है, मतलब परिमाण इनका इक्वल है। तो हम लिखते हैं ना कि वेक्टर A बराबर माइनस वेक्टर B, है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परिमाण में बराबर हैं और दिशा में केवल विपरीत हैं। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस R12 कैप। अब इस चीज को यदि मैं 1 और 2 में रिप्लेस कर दूं तो बस केवल चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तब 1 तथा 2 से उसे हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। क्लियर। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि ये जो बल हैं, ये दोनों बल जो एक दूसरे पे लग रहे हैं, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। हालांकि वो ऐसे चित्र बाई मेथड जानते हैं कि अगर विजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को रिपल्स ही करते हैं। तो ठीक एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट इससे समझकर, मतलब इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये दोनों आवेशों पर जो लगने वाले बल हैं वे परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट निष्कर्ष यह निकल रहा है कि यह न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि क्रिया प्रक्रिया का नियम, क्रिया प्रक्रिया के नियम का ये बिल्कुल सटीक पालन करता है, एकदम एग्जैक्ट पालन करता है। तो लिख सकते हैं महत्व में कूलामी बल या वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम का ये पालन करते हैं, यानी कि जितना बल एक चार्ज पे लग रहा है दूसरे चार्ज पर भी उतना ही बल लगेगा। यहाँ पर चार्ज के क्वांटिटी यानी उसके परिमाण से कोई मतलब नहीं है। फिर से इसको मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज कि एक कूलाम का एक चार्ज है और दूसरा एक पार्टिकल्स कण है जिस पे 10 कूलाम का चार्ज है, Q1 और ये Q2 है, दोनों एक ही चिन्ह के हैं।
तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स F ही होगा। बस F अगर मैं इसको F1 और F2 मान लूँ तो F1 और F2 एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अगर माड में लिखें तो माड ऑफ F1 माड ऑफ F2 के बराबर होगा। दिशा, ये दिशा के लिए व्यक्त कर रहे हैं और ये परिमाण के लिए, मतलब Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा, मतलब सपोज कर लें, सपोज एक बात कह रहे हैं कि यदि वह 10 न्यूटन से उसको रिपल्स कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो Q2 भी Q1 को 10 न्यूटन के बल से ही रिपल्स करेगा। यानी कि आवेशों के परिमाण पर वह बल डिपेंड नहीं करता। इस तरह से बल जो है, ये नहीं कि ये आवेश में ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा बल से प्रतिष्ठित करेगा, ये कम है तो उससे कम। जैसे पृथ्वी और पृथ्वी पर हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। तो पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, उतने ही बल से हम भी पृथ्वी को खींच रहे हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो कोई आवेश दूसरे आवेश पर जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा आवेश उस पहले आवेश पे भी उतना ही फोर्स लगाता है। अगर इसमें कैसे मान लें, एक और एग्जांपल ले लें, इन्हीं को मान लेते हैं। 1 कूलम प्लस में है और 10 कूलम ये माइनस में। तो अभी क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे, अभी डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। एक का डायरेक्शन उधर जा रहा है तो एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो यदि फिर हम मान लें कि यह इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से और यह अपनी ओर उसको अट्रैक्ट कर रहा है F2 फोर्स से, तो यहाँ पे भी दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में इक्वल होंगे, वे अलग अलग नहीं होंगे। बस डायरेक्शन क्या होगी उनकी अलग अलग होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछता है बच्चों कि 5 कूलम 4 कूलम के 2 आवेश हैं, एक आवेश दूसरे आवेश पर यदि इतना न्यूटन का बल लग रहा है तो दूसरा आवेश पहले आवेश पे कितना बल लगाएगा। तो उतना ही लिखेंगे, सेम टू सेम। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 हम लिए थे, ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने लिखा था F21 और यहाँ पे लिखा था F12। तो ये जो फोर्स होते हैं, इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन उसकी रेखा की ठीक एकदम अनुदिश होता है। ये नहीं कि इस फॉर्म में हो या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसे एकदम ठीक उसी लाइन के अनुदिश होता है। इसका मीनिंग ये है कि यदि इसको हम केंद्र मान लें बच्चों, इन आवेशों को केंद्र मान के कोई एक सरफेस, एक गोला खींचें, तो उस गोले के त्रिज्या के अनुदिश ही यह फोर्स होता है। मतलब ये बल त्रिज्यतः अंदर या बाहर की ओर लगते हैं। अंदर की ओर लगने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो विजाती होंगे, और बाहर जब फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी जब वो सजाती होंगे तो बाहर की ओर लगेंगे। तो त्रिज्यता का मतलब क्या है, मतलब उसके त्रिज्या के अनुदिश। यानी कि अगर यहाँ पर हम एक और आवेश रख दें Q3, तो यहाँ पे भी, इस पे भी यह एक फोर्स, ये दोनों इन सब के कारण एक फोर्स लगेगा, और यहाँ इसके कारण फोर्स इसके त्रिज्यता बाहर लगेगा, इसके कारण त्रिज्यता बाहर लगेगा। तो जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे उनको हम केंद्र मान के यदि एक कोई गोला खींचें, तो उस गोले के त्रिज्या के अनुदिश उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर या अंदर की ओर वह फोर्स होगा। इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट में दूसरा नंबर, इसके महत्व में दूसरा नंबर लिखेंगे कि वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। तो केंद्रीय बल संरक्षी बल भी होते हैं। जितने संरक्षी बल हैं, तो संरक्षी बल आप 11th के क्लास में पढ़े हैं, उसके बारे में और डिटेल जाके देख लेंगे।
यहाँ पर हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप और उसके महत्व को समझेंगे। महत्व में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं और ये बल केंद्रीय बल होते हैं। नोट कर लेंगे। आगे के टॉपिक में बात करते बच्चों हम लोग कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत क्या करता है। इन टॉपिक को आप समझेंगे तो आपको सवाल क्लियर होगा, कैसे आप इसके न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। एक बात याद रखिए कि 12th के फिजिक्स को यदि आप हल करना चाहते हैं, उसको न्यूमेरिकल्स लगाने चाहते हैं, तो आपको वेक्टर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेक्टर नहीं जानते हैं तो आप अब से भी कक्षा 11 में चैप्टर है सदिश विश्लेषण, आप उसे जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो यह चैप्टर आपको कम समझ में आएगी न्यूमेरिकल की दृष्टि से और थियरी की दृष्टि से। कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों हम इसको भी हम कक्षा 11 में देख चुके थे तरंग वाले केस में। तरंग वाला चैप्टर जब पढ़े थे तो उसमें परिणामी विस्थापन जो निकालते थे वो अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता था। तो हर जगह इसके हम नियमों को अप्लाई करते हैं। तो ये कहता क्या है इस संदर्भ में कूलाम के नियम में, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, इसी तरह से डॉट डॉट आगे Qn, बहुत सारे पॉइंट चार्ज किसी निर्वात में या किसी माध्यम में स्थित है। अब इनमें से किसी एक चार्ज पर मैं लगने वाले बल के मान को पूछूं तो उसी को आप कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में यह सिद्धांत कहता है। अब आइए मान लेते हैं कि हम Q1 पर लगने वाले बलों के मान पूछ रहे हैं कि Q1 पर नेट बल सबके कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसके डायरेक्शन में मान लेते हैं F21, Q2 के कारण Q1 पर, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13, Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F14, इसी तरह से Qn के कारण Qn पर लगने वाला फोर्स मान लेते हैं Fn। तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले कुल बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि Q1 पर लगने वाला नेट बल F नेट जो होगा वह उस पर लगने वाले सभी बलों F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 Fn के सदिश योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट फिर से ध्यान देंगे कि किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल उस पर लगने वाले अलग अलग आवेशों के द्वारा कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आप इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। करने के लिए मैं एक बार फिर से इसको कह दे रहा हूँ कि किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल उस पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है।
यदि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0। तो बच्चों सब में आएगा, वो कॉमन होगा। तो 1/4πε0 ब्रैकेट में इसको अब देखा जाए तो ये Q1 Q2, अब यहाँ पर उसके बीच की एक डिस्टेंस होगी, तो मान लेते हैं R12 और R12 का टैग, फिर प्लस Q1 Q3 मॉड ऑफ R13 का स्क्वायर R13 टैग प्लस डॉट डॉट डॉट। आप समझ रहे हैं, एक टर्म आगे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Q1 QM R1M, और n कुछ भी हो सकता है, मॉड स्क्वायर इंटू RN का। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू को रखकर और वेक्टर के नियमों को लगाकर इसे हल करेंगे। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है, इसे हम डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे कि 4 न्यूटन 5 न्यूटन 6 न्यूटन हो तो सीधे जोड़ दें। जैसे 2 3 4 न्यूटन हो तो 2 3 5 और 5 4 9 न्यूटन, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनके बीच डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, कोण क्या है। इन कोणों को लेकर हम हल करते हैं। तो आप जानते होंगे यदि दो फोर्स F1 व F2 और इनके बीच का एंगल थीटा हो तो इनका परिणामी यह आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो इस फार्मूले को लेकर हम बारी बारी से किन्हीं दो को हल करते जाते हैं और लास्ट में रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।